उत्तरकाशी के धराली गांव में पहाड़ पर बादल फटा और उसके बाद वहां से आए मलबे ने वहां सब कुछ तबाह कर दिया। बादल फटने के बाद लाखों टन मलबा बिजली की रफ्तार से नीचे आया। किसी को संभलने का या कुछ समझ पाने का मौका ही नहीं मिला। देखते ही देखते गरजता हुआ सैलाब धराली बाजार में मौजूद होटल, दुकानों, लोगों के घरों को अपने साथ बहा ले गया। और यह सब कुछ हुआ केवल 58 सेकंड के अंदर। धराली गांव के ऊपर मौजूद पहाड़ी से मिट्टी, पानी और कीचड़ का सैलाब गांव की तरफ पूरी रफ्तार से आता दिखाई दिया। गांव की तरफ मलबा आता देख वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि ऐसा लगा जैसे वहां कीचड़ और मलबे से लबालब कोई बांध फट पड़ा हो। सैलाब के रास्ते में जो कुछ आया वो तबाह हो गया। घबराहट में लोग बुरी तरह चीखते चिल्लाते दिखे। अरे बह गया, ए मेरी माँ अपनी आंखों के सामने तबाही देखकर लोगों का दिल दहल गया, क्योंकि पहाड़ से नीचे आया सैलाब जब वहां बने मकानों से टकराया तो रूह कपा देने वाला मंजर दिखाई दिया। अफरा तफरी के बीच एक मकान में मौजूद कुछ महिलाएं अपने रिश्तेदारों को अलर्ट करने के लिए चीखती चिल्लाती दिखीं। खीरगंगा नदी से होता हुआ पहाड़ी से आया सैलाब पलक झपकते ही भागीरथी नदी में जा मिला, लेकिन इस दौरान उसने वहां प्रलय मचा दिया और धराली गांव में चारों तरफ बस तबाही के निशान दिखाई दिए। बादल फटने से धराली गांव में कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि पूरे देश में हाहाकार मच गया। पहाड़ी से खीरगंगा नदी के रास्ते नीचे आए मलबे ने गांव को 2 हिस्सों में चीर कर रख दिया। गांव के ज्यादातर मकान लाखों टन मलबे या यूं कहें कि मलबे के पहाड़ के नीचे दब गए और वहां कोहराम मच गया। खीरगंगा नदी के रास्ते पहाड़ी से आए सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि गांव में बने मकानों की सीमेंट की मजबूत दीवारें पलक झपकते ही बह गईं। ऐसा लगा जैसे वो रेत से बनी हो। मकानों पर लगी लकड़ियां माचिस की तीलियों की तरह सैलाब में बहती दिखी। इस दौरान दूर से इस तबाही को अपनी आंखों से देख रहे लोग बेबस होकर चीखते चिल्लाते रहे। मामा चले गए सेफ जगह, मामा चले गए। सुरक्षित बच गए लोग जब तक खीरगंगा नदी के किनारे बने मकानों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर पाते, तब तक सब खत्म हो चुका था। पहाड़ी से बिजली की रफ्तार से नीचे आ रहा मलबा सब कुछ अपने साथ बहाते हुए भागीरथी नदी की तरफ बढ़ता दिखा। खीरगंगा नदी के बाईं तरफ बने मकान ऊंचाई पर होने की वजह से किसी तरह बच गए, लेकिन दाहिनी तरफ के मकान कुछ ही सेकंड में सैलाब में समाते चले गए और गांव का एक हिस्सा कुछ ही सेकंड में समतल जमीन बन गया। जिस जगह पर 2 मंजिला मकान और 3 मंजिला होटल दिख रहे थे, वहां कीचड़ और मिट्टी का अंबार दिखाई दिया। कुदरत के कहर के बाद धराली गांव के कई लोग लापता बताए गए। उत्तरकाशी जिला प्रशासन के मुताबिक दोपहर करीब 1:30 बजे सैलाब आया। उस वक्त धराली बाजार में एक इमारत को बनाने का काम चल रहा था। बताया गया वहां काम कर रहे मजदूर भी सैलाब की चपेट में आ गए। क्योंकि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि थोड़ी दूरी पर मौजूद एक दूसरे मकान से तबाही देख रहे लोगों ने चिल्लाकर सावधान करने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ी से आया सैलाब एक एक मकान से टकराता गया और उन्हें ताश के पत्तों की तरह धराशायी करता चला गया। नदी के रास्ते अपनी तरफ सैलाब आता देख 5 से 6 लोग वहां से भागने की कोशिश करते दिखे, लेकिन वो 10 कदम भी नहीं भाग सके कि नदी की तेज धारा के साथ बहे मकान के मलबे में समा गए। कीचड़, पानी और मलबे की चपेट में आए मकानों के गिरने के बाद वहां धूल का गुबार उठता दिखा। ऐसा लगा जैसे अचानक सफेद बादल छा गए हों। सब खत्म हुआ, पूरा साफ नहीं। अफरा तफरी के बीच लोग सीटियां बजाकर निचले इलाके में मौजूद लोगों को अलर्ट करते दिखे।
नदी में सैलाब आने या आपदा के वक्त एक दूसरे को अलर्ट करने के लिए उत्तराखंड के लोग पहाड़ी इलाकों में सीटियां बजाकर मैसेज देने की कोशिश करते हैं। धराली में भी यही कोशिश की गई थी। हालांकि सैलाब इतना ताकतवर था कि किसी को संभलने का समय ही नहीं मिला और उत्तरकाशी में मौजूद धराली गांव में मची तबाही को देखकर लोग बुरी तरह कांप गए। खीरगंगा नदी के ऊपर बादल फटने के बाद नदी में आए सैलाब और मलबे ने धराली गांव का मानो वजूद ही खत्म कर दिया। आसमान से बरसे कुदरत के इस कहर को देखकर लोग सहम गए, क्योंकि खीरगंगा नदी में पहाड़ से आए बेहिसाब पानी और मलबे ने वहां कोहराम मचा दिया। धराली गांव में आई इस आपदा को देखकर आसपास रहने वाले लोग बुरी तरह कांप गए। पहाड़ी के ऊपर मौजूद लोगों ने कुदरत के इस कहर को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, लेकिन इस दौरान धराली गांव में मची तबाही ने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया। धराली में बहुत भयंकर आपदा अभी ये देखो लाइव, ये देखो लाइव, सारी दुकानें टूट गई। ये देखो ये इधर तक आ। चंद सेकंड के अंदर खीरगंगा नदी में आए सैलाब ने पूरे गांव को निगल लिया। रही सही कसर मलबे ने पूरी कर दी, क्योंकि गांव के ऊपर मलबे का पहाड़ खड़ा हो गया। ये यूं कहें कि पूरा का पूरा गांव मलबे में दफन हो गया। वो बाप रे, हे भगवान, हरे राम राम राम। लोगों के मुताबिक धराली गांव में इससे पहले ऐसी आपदा कभी नहीं आई। लोगों ने आशंका जताई कि इस भयानक आपदा में गांव में मौजूद कई लोगों की जान नहीं बच पाई होगी, क्योंकि लोगों के मुताबिक पहाड़ से खीरगंगा नदी में सैलाब इतनी तेजी से उतरा कि धराली गांव में मौजूद लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। मतलब गांव में मौजूद लोग चाहकर भी वहां से भाग नहीं पाए। इसी वजह से आशंका जताई गई कि इस आपदा में बड़ी संख्या में लोग मलबे के नीचे दब गए होंगे। हालांकि इस भयानक आपदा में कितने लोगों की जान नहीं बच पाई, इसकी सही जानकारी सामने नहीं आ सकी, लेकिन अंदाजा लगाया गया कि सैलाब और मलबे की चपेट में आने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान गई होगी। धराली गांव में मची तबाही को देखने के बाद लोग हिल गए। बहुत नुकसान हो गया भाई। इतिहान हुए थे कभी, इतिहान हुए कभी। अरे ये देखो इतना कभी नहीं हुआ था। ये रहा तो खुद बगने लगिया ही नहीं बगी। ये देखो गंगा जी में बह रहे हैं, पता नहीं कितने लोग मर गए, कितने लोग दब गए। खीरगंगा नदी में आए सैलाब ने न सिर्फ धराली गांव का नामो निशान मिटा दिया, बल्कि आसपास के इलाकों को भी भारी नुकसान पहुंचा। आसपास मौजूद बाजार और इमारतें भी ध्वस्त हो गईं। कुछ नहीं बचा, सारा मार्केट खत्म, पूरा मार्केट जो है। बादल फटने के चंद सेकंड के बाद सैलाब धराली गांव पहुंच गया था और इसी वजह से लोगों ने दावा किया कि लोगों को वहां से भागने तक का मौका नहीं मिला। बहुत लोग मर गए भाई, बहुत लोग मर गए। इतने लोग भाग नहीं पाए होंगे, कतई भी नहीं भाग पाए होंगे इतने लोग। उत्तरकाशी में खीरगंगा नदी के किनारे बसे धराली गांव पर इस आफत के टूटने के बाद पूरा उत्तराखंड दहल गया और उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने की वजह से न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में कोहराम मच गया। आशंका जताई गई इस आपदा में कई लोगों की जान चली गई होगी। खीरगंगा नदी के किनारे मौजूद धराली गांव पूरी तरह से मलबे में दफन हो गया। मतलब कुदरत के इस कहर के बाद धराली गांव का नामो निशान ही मिट गया। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां पहले कोई गांव था ही नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ पहाड़ से आया मलबा दिखाई दिया। बादल फटने के बाद पहाड़ से इतना ज्यादा मलबा आया कि उसके नीचे खीरगंगा नदी के किनारे मौजूद पूरा का पूरा धराली गांव दफन हो गया। वहां कुछ भी नहीं बचा। गांव में मौजूद ज्यादातर मकान मलबे के नीचे दब गए और जो मकान बच गए उनकी सिर्फ छतें ही नजर आईं। इसी से अंदाजा लगाया गया कि गांव में पहाड़ से कितना मलबा आया होगा। दावा किया गया कि गांव में 10 फीट से ज्यादा मलबा भर गया। इससे वहां मौजूद ज्यादातर मकानों का नामो निशान मिट गया। मतलब बादल फटने के बाद पहाड़ से खीरगंगा नदी में मलबे के रूप में मौत बहकर आई। जिस किसी ने भी पहाड़ से मलबे को गांव की तरफ आते देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। Major mudslide had come in the Kheergad Nala in this particular village. The complete mid portion of the village has got swept out. दावा किया गया कि जिस वक्त बादल फटा उस वक्त गांव में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ मिनटों के अंदर उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। वहां कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जिसे देखने के बाद लोग दहशत से भर गए।
बादल फटने के बाद खीरगंगा नदी में आए सैलाब की चपेट में आकर धराली गांव में मौजूद ज्यादातर मकान और होटल तिनके की तरह बह गए। और बादल फटने के बाद नदी में आए सैलाब ने धराली गांव में तबाही मचाकर रख दी। देखते ही देखते गांव में 10 फीट से ऊंची मलबे की परत जमा हो गई। गांव में मौजूद मकान ही नहीं बल्कि पुल तक पहाड़ से आए मलबे के नीचे दब गए। मतलब मलबे के आगे जो कुछ भी आया उसका नामो निशान मिट गया। क्योंकि बादल फटने के बाद खीरगंगा नदी में इतनी तेजी से सैलाब आया कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सिर्फ 58 सेकंड के अंदर नदी के किनारे मौजूद धराली गांव का वजूद मिट गया। पहाड़ से बारिश का पानी और मलबा आया और देखते ही देखते पूरे गांव को बहा ले गया। पहले सैलाब ने गांव में तबाही मचाई और उसके बाद पहाड़ से आए मलबे ने वहां सब कुछ समतल कर दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां पहले कोई गांव था ही नहीं। मलबा भर जाने की वजह से सब कुछ सपाट हो चुका था और वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में मलबा के साथ तेज पानी का बहाव आया। इससे ये धराली मार्केट की एरिया को इसने बुरी तरह से हिट किया। हालांकि मलबे के दूसरी तरफ कुछ मकान जरूर दिखाई दिए, लेकिन वो भी साबुत नहीं थे। पहाड़ से खीरगंगा नदी में बहकर आया मलबा थोड़ी दूरी पर बह रही भागीरथी नदी में मिल गया। मतलब पहाड़ से आई तबाही ने धराली गांव को नक्शे से ही मिटा दिया। बीच बीच में मलबे में दबे कुछ मकान और उनकी छतें नजर आईं। हालांकि गांव में रहने वाले कुछ लोग किसी तरह पहाड़ों पर भाग गए ताकि वो अपनी जान बचा सकें। लेकिन दावा किया गया कि इस घटना में बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। और खीरगंगा नदी के ऊपर बादल फटने के बाद आए सैलाब ने कुछ ही सेकंड के अंदर धराली गांव की सूरत बिगाड़ कर रख दी। पहाड़ से आया पानी अपने साथ बेहिसाब मलबा लेकर आया। लाखों टन मिट्टी और पत्थर एक ही झटके में सैलाब के साथ नीचे आ गए और उनकी चपेट में आने वाले दर्जनों मकान सूखे पत्तों की तरह तहस नहस हो गए। धराली गांव में पहाड़ से जो पानी आया वो किसी सुनामी की तरह दिखाई दिया। उसने रास्ते में आने वाली हर चीज को उखाड़ दिया, चाहे वो पेड़ पौधे हों या मकान। बिजली की रफ्तार से आए सैलाब में हर चीज उसी के साथ बह गई। कुछ देर बाद जब पानी हटा तो धराली गांव का नक्शा बिल्कुल बदल चुका था, क्योंकि गांव के बीच से जहां नदी बहती थी वहां दूर दूर तक मलबे की मोटी परत जम गई। परत भी ऐसी कि मानो कंक्रीट की कोई मजबूत छत बना दी गई हो, और छत के नीचे कई मकान दब गए। नदी के आसपास के कुछ मकान पानी और मलबे की चोट सह ही नहीं पाए। वो या तो उजड़ गए या बह गए, जबकि कई मकान तो मलबे से पूरी तरह ढके दिखाई दिए, सिर्फ उनकी छत नजर आई। सबसे ज्यादा बर्बादी नदी के ऊपर से आते हुए बाईं ओर बने मकानों में हुई, क्योंकि वो ऊपर से आती खौफनाक लहरों में बाईं ओर ठीक सामने थे। तबाही से पहले वहां 1 दर्जन से ज्यादा मकान थे, लेकिन बाद की तस्वीरों में वहां चारों ओर मलबे का कब्जा दिखाई दिया। हालांकि धराली गांव में आए खौफनाक सैलाब में बहने के बाद भी एक आदमी की जान बच गई। उस रफ्तार में भी बताया गया कि कुदरत का कहर टूटने से पहले वो आदमी धराली गांव में मौजूद थे। उसी दौरान वो वहां नदी के बेकाबू होने पर खतरनाक लहरों की चपेट में आ गए और पानी के साथ आए मलबे में बहकर दूर तक चले गए। पानी हटने के बाद वहां मलबे ने दलदल की शक्ल ले ली। इसी बीच कीचड़ में सने वो आदमी लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। उन्हें देखते ही दूर खड़े कुछ लोगों ने चीखना शुरू कर दिया। भाग भाई भाग! अरे भाग भाग! सैलाब की मार से वो व्यक्ति पूरी तरह थक चुके थे, इसीलिए दलदल बन चुके मलबे पर उनसे चला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। इसी बीच उनसे थोड़ी ही दूरी पर एक आदमी दौड़ता नजर आया। दूर खड़े लोगों ने उस आदमी से भी मदद करने की अपील की, लेकिन उसे सुनाई नहीं दिया। भाग भाग भाग! अरे इसको भी खींच ले! अरे इसको भी खींच ले! दिल दहला देने वाली लहरों में बहने के बाद मलबे में फंसे उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी। बाद में वो खुद ही मलबे को पार करते हुए बाहर निकल गए। और उत्तराखंड के जिस धराली गांव में मुसीबत का बादल फटा वो उत्तराखंड की हर्षिल घाटी का हिस्सा है। ये वही रास्ता है जो गंगोत्री तक जाता है। गंगोत्री की तरफ जाने वाले ज्यादातर लोग धराली और हर्षिल घाटी के गांवों में रुकते हैं। इसी वजह से धराली में कई होटल और होम स्टे बनाए गए थे। लेकिन अब यात्रियों के रुकने के लिए बनाए गए वो होटल और होम स्टे वगैरह मलबे के नीचे दबे नजर आए। धराली नाम के जिस गांव पर मुसीबत का ये बादल फटा वो उत्तराखंड की हर्षिल घाटी का हिस्सा है।
ये उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थलों में एक है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है और उत्तरकाशी से इसकी दूरी करीब 80 किलोमीटर है। मतलब अगर आप उत्तरकाशी से धराली की तरफ जाना चाहें तो वहां पहुंचने में करीब 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगता है। धराली वो गांव है जहां से गंगोत्री धाम यानी गंगा नदी के उद्गम स्थल की दूरी मुश्किल से 20-22 किलोमीटर ही है और गंगोत्री जाने वाले ज्यादातर श्रद्धालु धराली और हर्षिल में ही रुकते हैं और इसी वजह से अकेले धराली में ही 20 से 25 होटल और होमस्टे बनाए गए थे क्योंकि वहां ज्यादातर लोग इन्हीं होटल और होमस्टे से अपनी दाल रोटी चलाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक धराली की आबादी 1000 से भी कम है। गंगोत्री के बेहद करीब होने की वजह से वहां सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। इसी वजह से एक आशंका यह भी जताई गई कि बादल फटने के बाद जमा हुए मलबे में कई सैलानी भी फंसे हो सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौजूद हर्षिल घाटी में एक जगह नहीं बल्कि 3 जगहों पर बादल फटने की खबर सामने आई और तो और हर्षिल घाटी में मौजूद सेना के कैंप के ऊपर भी बादल फट गया जिससे वहां तबाही मच गई क्योंकि बादल फटने के बाद पहाड़ से सैलाब तेजी से नीचे आया और पहाड़ से उतरते सैलाब को देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें अटक गईं। लोगों को खौफ से भर देने वाले इस भयावह मंजर को देखने के बाद लोगों के हाथ पांव फूल गए क्योंकि बादल फटने के बाद पहाड़ से आने वाले पानी ने वहां तबाही मचा दी। दावा किया गया कि हर्षिल घाटी में 3 जगहों पर बादल फटने की घटना हुई। वहां मौजूद सेना के कैंप के ठीक ऊपर भी बादल फटा जिसके बाद पहाड़ से आए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। इसी वजह से वहां मौजूद लोगों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि किसी भी तरह कैंप में मौजूद सेना के जवान वहां से हट जाएं। हर्षिल घाटी में पहाड़ के ऊपर जिस जगह बादल फटा वहां घने जंगल दिखाई दिए लेकिन पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से कई पेड़ अपनी जगह से उखड़ गए। नदी के किनारे पर कुछ मकान भी नजर आए जो सैलाब के साथ नदी में समा गए। लोगों ने आशंका जताई कि सैलाब में सेना के कुछ जवान भी बह गए। अबे वो 5-6 आर्मी वाले मर गए होंगे 5-6। कुदरत के इस कहर ने हर्षिल इलाके में रहने वाले लोगों को दहशत से भर दिया। जिन जिन जगहों पर बादल फटा उनके आसपास कुछ भी नहीं बचा और उत्तरकाशी में मौजूद हर्षिल घाटी में ही 2 और जगहों पर बादल फटने की घटना हुई। मतलब पहाड़ के ऊपर आसमान से इस कदर पानी बरसा कि वहां सैलाब आ गया, इसलिए पहाड़ से आने वाले पानी ने उस पूरे इलाके में हाहाकार मचा दिया क्योंकि अपनी आंखों के सामने तबाही के इस मंजर को देखकर लोगों के दिल दहल गए। पहाड़ पर बादल फटने के बाद सब कुछ तबाह करने के लिए पानी तेजी से नीचे की तरफ दौड़ा। जमीन से टकराते ही पानी की धार आसमान में कई फीट ऊपर उठती दिखाई दी। इसे देखकर लोग कांप उठे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि बादल फटने के बाद इस तरह से तबाही मच जाएगी। सीधा ऊपर आ गया ऊपर। अरे बाप रे। हर्षिल घाटी में बादल फटने के बाद तमाम नदियां उफान पर आ गई। नदियों के रौद्र रूप को देखकर लोगों ने भगवान को याद करना शुरू कर दिया। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। हालांकि प्रशासन की तरफ से किसी तरह के जान माल के नुकसान होने की जानकारी नहीं दी गई। जान माल की क्षति की सूचना नहीं है लेकिन इसका नुकसान ये है कि बारिश काफी तेज है और जो पानी है उसका जलस्तर बढ़ रहा है। हर्षिल घाटी में 3 जगहों पर बादल फटने की घटना के बाद अधिकारियों ने लोगों से नदियों के पास नहीं जाने की अपील की क्योंकि खीरगंगा नदी के रास्ते आई तबाही ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। वहां नदी के साथ आए मलबे ने ऐसी तबाही मचाई कि कई मकानों में छतों तक मलबा जमा हो गया और सब कुछ इतना अचानक हुआ कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। धराली गांव की सड़क देखते ही देखते नदी में बदल गई। पानी और पानी के साथ आया मलबा इतना ज्यादा रहा कि घरों की सिर्फ छत दिखने लगी। कुछ गाड़ियां भी उन घरों के बाहर खड़ी थीं जो पानी में डूबी दिखी। बताया गया कि सड़क धराली गांव के बाजार की थी जहां लोग रोजमर्रा के सामान की खरीदारी किया करते थे। धराली गांव की कई इमारतों में बड़ी संख्या में होम स्टे भी चल रहे थे लेकिन उनमें कई इमारतें अचानक सैलाब के साथ आए मलबे की चपेट में आ गई। इधर उत्तरकाशी में हुई घटना पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री ने केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर घटना में शिकार हुए लोगों के जल्द ठीक होने की कामना की। पीएम ने भरोसा दिया कि राहत और बचाव की टीमें लोगों की मदद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी।
गृह मंत्री अमित शाह ने धराली में आई आपदा पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। उन्होंने धराली में चलाए जा रहे राहत और बचाव के अभियान के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी। राहुल गांधी ने धराली में बादल फटने से हुई तबाही पर दुख जताया। उन्होंने प्रशासन से राहत और बचाव के काम में तेजी लाने की अपील की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी प्रशासन और जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की। और इस सबके बीच उत्तरकाशी के धराली गांव में फंसे लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिश शुरू कर दी गई। कुदरत के कहर के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना व वायुसेना ने बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया और बिना वक्त गंवाए एनडीआरएफ की 3 टीमें रवाना कर दी गईं। एनडीआरएफ की हर टीम में 35 ट्रेंड जवान शामिल किए गए जिन्हें आपदा के समय लोगों की जान बचाने में महारत हासिल है। एनडीआरएफ की 3 टीमों को मनेरा, बटकोट और बरकोट और देहरादून से रवाना किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा भारतीय वायुसेना ने भी धराली में राहत और बचाव अभियान की कमान संभाल ली। राहत और बचाव अभियान के लिए वायुसेना के 2 चिनूक, 2 मी-17 V5, 2 चीता और 1 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए। इसके अलावा सहारनपुर के सरसावा, बरेली और पंजाब के चंडीगढ़ एयरबेस पर वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को भी तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए। हालांकि उत्तरकाशी में खराब मौसम के चलते वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरने में परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी की दुर्गम पहाड़ियों के बीच खराब मौसम में उड़ान भरना खतरनाक हो सकता था। उत्तरकाशी के जिला प्रशासन ने बताया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और सेना के साथ आईटीबीपी के जवानों ने भी राहत और बचाव के अभियान में मोर्चा संभाल लिया। राहत और बचाव के दौरान मलबे के नीचे दबे लोगों की पहचान करने के लिए तकनीक का सहारा लिया गया। मलबे के नीचे कोई इंसान फंसा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए एनडीआरएफ टीम के साथ सेंसर डिवाइस भेजे गए। और उत्तराखंड के धराली में बादल फटने के बाद मची तबाही को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। इसके अलावा सेना और एसडीआरएफ के जवानों के साथ मिलकर उत्तराखंड पुलिस ने वहां बचाव अभियान भी शुरू किया, क्योंकि बादल फटने से उत्तराखंड के धराली में ऐसी प्रलय मची कि सैकड़ों लोगों की जान पर बनाई। पूरा का पूरा गांव मलबे से पट गया। आशंका जताई गई कि वहां हजारों लोग फंसे हो सकते हैं। इसी वजह से उत्तराखंड पुलिस ने आसपास के लोगों से जितना जल्दी हो सके सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। साथ ही सेना और एनडीआरएफ की टीमों को भी बचाव अभियान के लिए धराली रवाना कर दिया गया। इस बात की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। बचाव अभियान में जुटी टीमों ने धराली और उसके आसपास के गांवों के लोगों को नसीहत दी कि वो नदियों से दूर रहें। लोगों को ये सलाह दी गई कि वो अपने घरेलू जानवरों और जरूरी सामान के साथ सुरक्षित जगहों तक पहुंच जाएं। लोगों से निवेदन है, नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। जानकारी के मुताबिक वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमों को हेलीकॉप्टर के जरिए धराली तक पहुंचाया गया ताकि जल्द से जल्द बचाव अभियान शुरू किया जा सके। और इतना ही नहीं, धराली में बादल फटने की खबर मिलते ही सबसे पहले भारतीय सेना के 150 जवान वहां पहुंच गए। धराली के पास ही मौजूद हर्षिल में भारतीय सेना का एक कैंप है। यही वजह रही कि भारतीय सेना के जवान तुरंत धराली के लिए रवाना हो गए और वहां पहुंचकर मलबे में फंसे लोगों को बचाने में जुट गए, क्योंकि बादल फटने से मची तबाही ने धराली में रहने वाले लोगों की जान खतरे में डाल दी। जानकारी मिलते ही वहां पहुंचे भारतीय सेना के जवान बचाव अभियान में जुट गए और कई लोगों को सुरक्षित मलबे से बाहर निकाल लिया। सेना के कुछ जवान मलबे में फंसे लोगों को खींचकर बाहर निकालते नजर आए। उनमें एक व्यक्ति की हालत तो इतनी बिगड़ गई कि उन्हें तुरंत ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा। सेना के जवान एम्बुलेंस और डॉक्टर के साथ वहां पहुंचे ताकि घायलों को तुरंत इलाज मिल सके। धराली से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर हर्षिल में भारतीय सेना का एक कैंप है। यही वजह रही कि बादल फटने की खबर मिलते ही भारतीय सेना के 150 जवान धराली के लिए रवाना हो गए और महज 10 मिनट में वहां पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें भी वहां पहुंच गईं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ये भी टीम वहां पर मूव की जा चुकी है। पहली प्राथमिकता तो लोगों का रेस्क्यू करना है। बादल फटने के बाद धराली में बहकर आए मलबे में कई लोग फंस गए। उन्हें बचाने के लिए सेना के साथ साथ दूसरी एजेंसियों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी।
और तो और बादल फटने के थोड़ी देर बाद ही देहरादून में हाईटेक कंट्रोल रूम बना दिया गया। उस कंट्रोल रूम से धराली में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की निगरानी की गई। कंट्रोल रूम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच गए और वहां मौजूद अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उनसे जानकारी ली। इस दौरान उस कंट्रोल रूम में लगी स्क्रीन पर धराली की बादल फटने से पहले और बाद की तस्वीर नजर आई। पहले वाली तस्वीर में जिस जगह पर मकान दिखाई दिए, बाद वाली तस्वीर में उस जगह सिर्फ मलबा ही नजर आया। इस कंट्रोल रूम में मुख्यमंत्री के साथ पुलिस और दूसरी एजेंसियों के कई अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बचाव अभियान में जुटी सभी टीमों की निगरानी की। चाहे आर्मी है, चाहे आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, सभी की सभी टीम्स मौके पर पहुंच रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक रेस्क्यू वर्क किया जा रहा है। दूसरी तरफ धराली में घायल हुए लोगों के लिए ऋषिकेश एम्स में कुछ बेड भी रिजर्व कर दिए गए ताकि घायलों को समय पर इलाज मिल सके। इसके साथ ही हर्षिल में भी कुछ बेड वाला एक अस्पताल तैयार कर लिया गया। और इस तबाही के बीच दिल्ली में मानसून सत्र के दौरान उत्तराखंड के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने उत्तरकाशी में बादल फटने की घटनाओं के बाद राहत और बचाव के काम को तेज करने की अपील की, क्योंकि उत्तरकाशी में 3 जगहों पर बादल फटने के बाद वहां तबाही मच गई। इसी बीच संसद भवन से निकलते वक्त गृह मंत्री अमित शाह को उत्तराखंड के सांसदों ने रोक लिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी समेत कई सांसदों ने गृह मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने उत्तरकाशी में चल रहे राहत बचाव के काम में तेजी लाने की मांग की। उनके द्वारा भी बताया गया है कि जितनी भारत सरकार की एजेंसीज हैं वो सब वहाँ भेज दी गई हैं। सेना को भी कहा गया है कि वहाँ तैयारी रखें। हालांकि इस मसले पर उस वक्त राजनीति शुरू हो गई जब कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बादल फटने की घटनाओं के पीछे बेतरतीब विकास को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में विकास की योजनाओं को बिना सोचे समझे चलाया जा रहा है। हम संवेदनशील हिमालय में के साथ जितनी छेड़छाड़ करेंगे उसकी कीमत जो है हमको अपने जीवन दे करके चुकानी पड़ेगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने दावा किया कि हिमालय क्षेत्र में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के कारण ही बादल फटने जैसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, क्योंकि हर्षिल में भी एक जगह नहीं बल्कि 3 जगहों पर बादल फटे। बादल फटने की वजह से वहां मौजूद भारतीय सेना के कैंप के पास बहने वाली नदी उफान पर आ गई। ऐसे में वहां निचले इलाकों में भी बाढ़ का खतरा मंडराना शुरू हो गया। इसके बाद नदी के किनारे मौजूद मकानों में रहने वाले लोगों से अपील की गई कि वो वहां से हट जाएं, क्योंकि हर्षिल में मौजूद भारतीय सेना के कैंप के पास सब कुछ पानी पानी हो गया। पूरा जल भराव हो चुका है साहब। ये जो ऊपर हमारा कैंप के आगे, ये आगे वाली नदी भी ब्लॉक हो चुकी है। उसके बाद नदी किनारे बसे लोगों को वहां से सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई। अभी भी बहुत भयंकर आवाज आ रही है ऊपर से। जिसका भी बोला गांव के अंदर, जिसका नदी के किनारे जो भी बच्चे हैं, तुरंत बोला उनको ऊपर नदी से साइड करें। वहां मलबा तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दिया। इसकी वजह से वहां के निचले इलाकों में भी तबाही मचने का खतरा मंडराना शुरू हो गया। ये जो आगे पेड़ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा वही फ्लड आ रहा है। पूरा दोनों तरफ से पूरा फ्लड आ चुका है। वहीं हर्षिल के सुक्खी टॉप में भी बादल फटने की खबर मिली। हालांकि वहां किसी भी तरह का नुकसान होने की बात सामने नहीं आई। वहां भी एक क्लाउड बर्स्ट की खबर आई है। हालांकि वहां से कोई ऐसी जानमाल की क्षति की सूचना नहीं है। लगातार बारिश होने की वजह से वहां की नदियों का जलस्तर बढ़ गया। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। और इस सब के बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 3 दिन तक और भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जता दी। वहां उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद मची तबाही के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया और इस वजह से वहां रहने वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। एक तरफ जहां भीषण तबाही के बीच राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया, तो दूसरी तरफ मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी। इस बीच लाउडस्पीकर की मदद से लोगों को सचेत करने का काम भी शुरू कर दिया गया। सभी लोगों को सूचित किया जाता है नदी के किनारे सतर्क रहें या फिर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के कई शहरों में अगले 3 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी। साथ ही तमिलनाडु और केरल में अगले 5 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई। इसके बाद कई जगहों पर जलभराव होने और बाढ़ के खतरे को लेकर चेतावनी जारी की गई। और इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने सिर्फ उत्तरकाशी या गंगोत्री मार्ग पर ही नहीं बल्कि गंगा नदी के करीब वाले इलाकों में लोगों को सतर्क करना शुरू कर दिया। हरिद्वार में तो राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों तक की 1 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके।
क्योंकि सरकारी एजेंसियों का मानना यह है कि 3 जगहों पर बादल फटने के बाद गंगा नदी में पानी अचानक बढ़ गया और उसकी वजह से पूरे गंगोत्री हाईवे पर राहत और बचाव में लगी एजेंसियां सतर्क हो गईं। ऋषिकेश और हरिद्वार में भी लोगों को आगाह किया जाने लगा। पुलिसकर्मी लोगों से नदी से दूर रहने की अपील करते रहे। गंगा घाट पर जितने भी यात्री स्नान कर रहे हैं, कृपया वह वहां से हट जाएं। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। इसके अलावा गोताखोरों की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया ताकि किसी अनहोनी के वक्त लोगों को बचाया जा सके। उत्तराखंड में पहले से ही भारी बारिश की वजह से गंगा नदी के किनारों के पास लोगों को हटाया जा रहा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब उत्तराखंड के इस इलाके में बादल फटने से तबाही मची हो। उत्तराखंड में पिछले 3 महीने में 3 जगह बादल फट चुके हैं। इन घटनाओं के बाद उत्तराखंड के कई इलाकों में तबाही देखने को मिली थी और उन्हीं में एक घटना उत्तरकाशी के धराली गांव में हुई। धराली में दोपहर के वक्त जब बादल फटा तो उससे खीर गंगा नदी के आसपास के इलाके में तबाही मच गई। वहां मौजूद होटल और होमस्टे वगैरह मलबे के नीचे दब गए। आशंका जताई गई इस घटना में कई लोगों की जान नहीं बच पाई और करीब 50 से ज्यादा लोग लापता हो गए। ये पिछले 3 महीने में उत्तराखंड में बादल फटने की तीसरी घटना रही। करीब 10 दिन पहले ही रुद्रप्रयाग में केदार घाटी इलाके में भी बादल फटने से तबाही मच गई थी। रुद्रप्रयाग में 25 और 26 जुलाई को 2 बार बादल फटा था, जिसके बाद भयंकर मलबे ने इलाके के मकानों को घेर लिया था। इसका सबसे ज्यादा असर अगस्त्यमुनि इलाके में देखने को मिला था। वहां के लोगों को तो जान बचाने के लिए वहां से निकलना पड़ा था। इससे पहले 29 जून को उत्तरकाशी के बड़कोट इलाके में कुदरत का ऐसा ही कहर बरपा था। वहां बादल फटने के बाद पहाड़ दरकने की वजह से नेशनल हाईवे 94 बंद हो गया था। इसके अलावा वहां एक होटल बनाने में जुटे 8 से 9 मजदूर भी इसकी चपेट में आकर लापता हो गए थे। और अब उत्तरकाशी के ही धराली में कहर बरपा। वहां बादल फटने से पूरा का पूरा गांव मलबे से पट गया। और बादल फटने की घटनाएं सिर्फ उत्तराखंड में नहीं हुई बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी इस आपदा से कई बार जूझने के लिए हिमाचल प्रदेश मजबूर हो गया। राज्य में पिछले 3 महीने में बादल फटने की 3 बड़ी घटनाएं हो चुकी। एक रोज पहले ही मंडी जिले में बादल फटने से भयंकर तबाही मच गई थी और इसके बाद कई इलाके बाढ़ में डूब गए। बादल फटने की वजह से अचानक इतना पानी बरसा कि व्यास नदी समेत कई नहरों में बाढ़ आ गई। उसका पानी आसपास के इलाकों में सैलाब बनकर पहुंच गया। पानी के तेज बहाव ने लोगों को खौफ से भर दिया। कुछ मकान इस बाढ़ में बह गए तो कई लोग बेघर हो गए। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसकी वजह से कई जगहों पर हाईवे को बंद करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 महीने में बादल फटने की ये तीसरी बड़ी घटना रही। इससे पहले मंडी जिले में ही 1 जुलाई को बादल फटा था। उस दिन कई जगहों पर पहाड़ खिसकने से भयंकर तबाही मच गई थी। बादल फटने की उस घटना में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी तो करीब 50 लोग लापता हो गए थे। इसी तरह 25 जून को कुल्लू और कांगड़ा में भी कुदरत की मार पड़ी थी और करीब 100 लोग उसकी चपेट में आ गए थे। 100 बात की एक बात यह कि ये बादल फटना असल में होता क्या है और ये होता क्यों है और ये पहाड़ों पर ही होता है क्या? मतलब पब्लिक तो देखती है कि बादल आसमान में है, रुई जैसा लगता है, तो ये फट कैसे जाता है और उससे बाढ़ और तबाही कैसे आ जाती है, जैसे फिर उत्तरकाशी में आ गई। तो पहले तो इसका टेक्निकल मामला समझ लीजिए। वो ये कि अगर 10 स्क्वायर किलोमीटर के छोटे इलाके में, यानी 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर, मतलब 10 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर बारिश पड़ जाए, 10 स्क्वायर किलोमीटर में 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर बारिश पड़ जाए तो उसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। बादल फट गया। 10 स्क्वायर किलोमीटर 1 घंटा 10 सेंटीमीटर। यह तो हो गई परिभाषा। इसमें होता क्या है? तो इसमें जो बारिश होती है वो रिमझिम बारिश नहीं होती है, तेज बारिश भी नहीं होती है, बहुत तेज वाली भी नहीं होती है। यह समझ लो कि जैसे पानी से फुल भरा हुआ है गुब्बारा इलाके पर लाकर फोड़ दिया जाए, ये वैसी बारिश होती है। मतलब शावर में नहा रहे हो तो फुल प्रेशर से पानी चला दो, वो तो हो गई तेज बारिश। क्लाउड बर्स्ट की बारिश ऐसी होती है कि जैसे पूरी बाल्टी या पूरा पानी का ड्रम जैसे आपके ऊपर कोई उड़ेल दे, तो पूरे इलाके में पानी ऐसे गिर जाए तो सोचो क्या होगा। उत्तरकाशी के धराली में जो हुआ वो ऐसे हुआ। धड़ाम से बादल का सारा पानी एक साथ उड़ेल दिया गया तो पहाड़ का वो हिस्सा ही टूट गया और मलबा ऐसे बहा कि सब कुछ दफन कर दिया। लेकिन होता कैसे?
तो पहले तो यह याद कीजिए कि स्कूल में क्या पढ़ा था, बादल कैसे बनते हैं। गर्मी पड़ती है सूरज की, धरती गर्म होती है, धरती गर्म होती है तो धरती के पास की हवा गर्म होने लगती है, तो धरती के पास की हवा गर्म होती है तो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। ठीक, ये गर्म हवा ऐसे होती है जैसे भाप, स्टीम। गर्म चाय के ऊपर आपने भाप ऊपर उठती देखी है ना, वैसी होती है। चाय के ऊपर की हवा पर हाथ रख दो तो गीला हो जाता है भाप से हाथ। तो वो पानी कहां से आता है? वो पानी भाप में ही होता है। यानी गर्म हवा जो है वो पानी की बहुत छोटी बूंदें लेकर ऊपर उठती है, छोटी छोटी बूंदें होती है। पानी दिखता नहीं है, वो हवा भाप में होता है, हवा के अंदर होता है, और ऊपर उठकर गर्म हवा बन जाती है बादल। यानी ये बादल क्या है? ये और कुछ नहीं है, ये पानी की बूंदें हैं, गर्म हवा में मिली हुई रहती हैं, जो ऊपर तैरती रहती हैं। ये बूंदें बादल बनकर, बादल हवा के साथ चलते रहते हैं, तैरते रहते हैं जहां हवा ले जाती है। और जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं बादल में, तो ये बारिश बनकर वहां बरस जाते हैं। बादल जिस जगह पर होते हैं उस टाइम पर वो बरस जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बादल में नीचे से गर्म हवा आती रहती है, पानी की बूंदें उसमें बढ़ती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं, और बादल वहीं खड़ा रहता है, खड़ा भारी होता रहता है, बरस नहीं पाता, कहीं जा भी नहीं पाता। क्यों नहीं बरस पाता? क्योंकि नीचे से गर्म हवा आनी बंद ही नहीं होती। नीचे गर्म हवा आनी बंद हो तभी तो बादल पानी की बूंदें छोड़े। यानी नीचे से तो गर्म हवा आ रही है, और या तो वो वहां पानी छोड़े या हवा उसे बहाकर कहीं और ले जाए बादल को। लेकिन कई जगहों पर हवा बादल को बहाकर कहीं और ले जा नहीं पाती, क्योंकि जगह ही ऐसी होती है। अब जैसे पहाड़, बादल फंस जाता है, नीचे से हवा आ रही है, इधर उधर भी कहीं नहीं जा सकता, पहाड़ों के बीच में फंस जाता है बादल, ना इधर जा पा रहा है, ना उधर जा पा रहा है, ना हल्का हो पा रहा है, मतलब पानी नीचे भी नहीं छोड़ पा रहा है, नीचे से गर्म हवा आई जा रही है। मतलब जैसे नीचे से किसी ने एग्जॉस्ट फैन चला दिया तो नीचे भी पानी नहीं डाल सकता, बादल भारी होता जाता है। और ऊपर हवा होती है ठंडी, नीचे से आ रही गर्म हवा, नीचे से आ रही गर्म हवा ऊपर जाकर मिल रही है ठंडी हवा से, टकरा रही है। गर्म हवा जब ठंडक से टकराती है तो क्या होता है? किसी गर्म जगह पर ठंडे पानी का ग्लास रख दो तो क्या होता है? ग्लास के बाहर, ग्लास के आसपास की गर्म हवा जो है ठंडे ग्लास पर, ग्लास के बाहर बूंदें बन जाती है ना, वही होता है बादल के अंदर। ऊपर की ठंडी हवा से टकराकर गर्म हवा पानी की बूंदें बना देती है बादल के अंदर। ये बूंदें नीचे गिरती हैं, उसको कहते हैं बारिश। लेकिन जब बूंदें नीचे नहीं गिर पाती, जब नीचे से और गर्म हवा आती ही रहती है और ये बूंदें और मोटी होती रहती हैं बादल के अंदर ही, मोटी होती रहती, बादल की मोटी मोटी बूंदों से बादल भारी होता रहता है। अब सोचिए कि ये बादल बढ़ ही जा रहा है, बूंदें मोटी होती जा रही हैं, बादल के अंदर मोटी होती जा रही है, नीचे से गर्म हवा का एग्जॉस्ट चल रहा है ऊपर की तरफ। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि छबाक, गुब्बारा फट जाता है, बादल इतना भारी हो जाता है कि सारा पानी एक साथ नीचे गिरा देता है। इसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना। जैसे कोई डैम की दीवार की तरह फटता है ना, वो ऊपर से फट गया समझ लो डैम, पानी एक साथ आ जाता है। और पहाड़ों पर ये क्यों होता है? उत्तरकाशी की धराली जैसी जगहों पर क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि पहाड़ों पर होती है ढलान। तो गर्म हवा आती है मानसून के मौसम में मैदानों से और टकराती है पहाड़ से। अब पहाड़ से आगे जा नहीं पाती, पहाड़ जाते क्या करती है? हवा ऊपर जाती है, पहाड़ की ढलान के सहारे हवा ऊपर की तरफ उठती है। मैदानों में तो गर्म हवा भाप बनकर ऊपर उठती है, लेकिन पहाड़ों पर तो ढलान के सहारे भी ऊपर उठती है। मतलब एक तो गर्म हवा वैसे सीधे ऊपर जा रही है और ढलान आ गई तो फिर ऊपर जा रही है। ऊपर उठते ही वहां क्या होता है? ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा से टकराती है, पानी की बूंदें बन जाती हैं। जैसे ठंडे पानी का ग्लास या कोल्ड ड्रिंक की बोतल गर्म जगह पर रख दो, बोतल के बाहर पानी की बूंदें बन जाती हैं। ऐसे जब ये गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा से टकराती है, पानी की बूंदें बन जाती हैं। इसलिए पहाड़ों पर ज्यादा बादल होते हैं, ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि एक तो सीधे जा रही है ऊपर और पहाड़ से टकरा के ऊपर जा रही है हवा, आगे जाने का रास्ता नहीं है।
लेकिन मैदानों पर तो बादल हवा में तैर कर आगे चले जाते हैं। अभी बादल बन गए, मैदान पे आगे चले जाते हैं हवा के साथ। पहाड़ों में कहीं ऐसे कोने आ जाएं जहां हवा फंस जाए। अब आगे तीनों तरफ पहाड़ है, यहां से आ रही हवा, तो ऐसी जगहों पर कई बार बादल फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। और जैसा हमने देखा, नीचे से गर्म हवा आती रहती है। अब नीचे से आ रही हवा, बादल फंस गया पहाड़ों में, भारी होता रहता है, और कहीं हिलडुल भी नहीं पाता क्योंकि पहाड़ों में फंसा हुआ है। तो एक साथ बाल्टी की तरह पूरा पानी नीचे उड़ेल देता है, यानी बादल फट जाता है। फिर टाइम नहीं होता भागने का भी, एकदम से सब उसके नीचे आ जाते हैं। इसकी भविष्यवाणी करना भी बहुत असंभव टाइप का काम है, क्योंकि पता कैसे चले कि बादल फंस गया है और उसमें कितनी मोटी बूंदें अंदर बनती जा रही हैं। एक रेडार होता है जिसको कहते हैं डॉपलर रेडार। वो बादल का साइज देखकर अंदाजा लगा सकता है और अनुमान लगा सकता है कि यह बादल फंसने वाला है, भारी होने वाला है, फट सकता है। लेकिन अभी यह तकनीक पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। और कहां कहां लगा देंगे ये रेडार? आप कहां कहां लगा देंगे भाई? पहाड़ों में ऐसी खाइयां, कोने जहां बादल तैरता हुआ जाकर फंस जाए, ऐसी तो बहुत सारी जगहें होती हैं। कहां कहां से सिस्टम लगा देंगे? बस यह किया जा सकता है कि पेड़ वगैरह अगर हो नीचे तो मिट्टी को वो बांध कर रखें, उससे ऐसे मलबा नीचे नहीं आएगा तबाही लाता हुआ जैसे धराली में हुआ। और कंस्ट्रक्शन जो इतनी की जा रही है पहाड़ों में, वो पानी के निकलने के रास्ते को रोक देती है, तो उससे बादल फटने के टाइम और तबाही मच जाती है। बाथरूम में पानी शावर से गिरकर जाता रहे तो आपको पता नहीं चलता कि नाली में कुछ फंसा हुआ है या दिक्कत है, वो धीरे धीरे जा रहा है। ये नॉर्मल बारिश में यही होता है, शावर की तरह आती है वो। पानी के नीचे की तरफ जाने के रास्ते में बिल्डिंगें बनी हुई हो, सड़कें बनी हुई हो, पानी फिर भी नीचे बहकर निकल जाता है। लेकिन बाथरूम में पूरा ड्रम आप उड़ेल दो पानी का और नाली में चीजें फंसी हुई हो, तो नाली की दीवार ही फोड़ सकता है ना वो, और पूरा फर्श भी चौक हो सकता है। तभी पता चलता है कि पानी निकलने के रास्ते में अड़चने थी। वही होता है बादल फटने पर। अगर रास्ते में मकान बने हो, बाजार बने हो, सड़कें हो, गाड़ियां हो, तो यह तबाही ज्यादा होती है। वही हो रहा है। तो यह आजकल ज्यादा हो रहा है क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो गई है, इसलिए तबाही ज्यादा होती है। और बादल तो पहले भी फटते थे। यह आजकल ज्यादा हो रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, या बादल ज्यादा फटने लगे। तो दोनों बातें सही हैं। आजकल बादल ज्यादा फट रहे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, मतलब कि धरती पहले के मुकाबले ज्यादा गर्म हो रही है, तो नीचे से गर्म हवा ज्यादा जा रही है ऊपर, और पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन तो ज्यादा हो ही गई है, इसलिए तबाही ज्यादा दिखती भी है। दोनों बातें हैं। और पेड़ काट दिए जो मिट्टी बांध कर रखते थे पहाड़ों की, मिट्टी लूज हो गई है, ढीली हो गई है, तो मलबा ज्यादा बहता है अगर बादल फटता है तो। यानी इन सारी चीजों ने मिलाकर ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बना रखा है कि पहाड़ों पर जगह जगह ये पानी से भरे हुए बड़े बड़े गुब्बारे फूट रहे हैं, समझ लो, लोगों के सर पर फूट रहे हैं। देखकर ही इतना डर लग जाता है, तो सोचिए जब होता होगा तो क्या होता होगा। 100 बात की एक बात है। उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। लंबे वक्त से बीमार चल रहे सत्यपाल मलिक ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव नेमरा में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। शिबू सोरेन का लंबे समय से बीमारी की वजह से दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था। उत्तर प्रदेश के आगरा में चोरी के मामलों में फरार चल रहे एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया गया। वहां सदर थाने की पुलिस के मुताबिक प्रभु उर्फ टंगा नाम के उस आरोपी ने धरपकड़ के दौरान गोलियां चलाईं, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 18 में डीएलएफ मॉल के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने भागने की कोशिश में पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी भाग निकला। इधर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पर बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया गया। गुस्से में तमतमाए छात्रों के घरवालों ने स्कूल पहुंचकर हेडमास्टर की पिटाई कर दी। मामला मंझनपुर कोतवाली इलाके के खेरवा गांव का रहा। हंगामा कर रहे लोगों के मुताबिक स्कूल के हेडमास्टर नंदलाल सिंह स्कूल की छात्राओं को अपने केबिन में बुलाकर उन्हें अश्लील वीडियो दिखाते थे।
पीड़ित छात्राओं के मुताबिक कई बार उन्होंने इसका विरोध किया तो हेडमास्टर ने उनकी पिटाई भी की थी, लेकिन छात्राओं ने हिम्मत जुटाकर हेडमास्टर की हरकतों के बारे में अपने घर वालों को बता दिया। और इसके बाद गुस्से में तमतमाए लोग स्कूल पहुंच गए। वहां उन्होंने हेडमास्टर नंदलाल सिंह को घेर लिया। गुस्से में आग बबूला एक बच्ची के पिता ने हेडमास्टर नंदलाल सिंह को पीटना शुरू कर दिया। थप्पड़ों और घूंसों के हमले से नंदलाल सिंह जमीन पर गिर गए। पिटाई के दौरान वो हाथ जोड़कर माफी मांगते और छोड़ दिए जाने की गुहार लगाते दिखे। स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों ने आरोप लगाया कि हेडमास्टर नंदलाल सिंह उनके साथ गलत हरकतें करते थे। इसमें बुलाओ करते हैं, हमें कहाँ पे रख के जाए तो हम छुआ कर गंदे गंदे फोटो दिखाओ करते हैं। बच्चियों के मुताबिक हेडमास्टर ने उन्हें स्कूल की बातें घर में बताने तक से मना किया था। हेडमास्टर जो है वो हमारे बच्चों को गंदी वीडियो दिखाएं और बच्चे कहते हैं घर में काम, स्कूल की बात घर में मत बताइए। हंगामे के बाद छात्राओं के घर वालों ने हेडमास्टर नंदलाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बवाल बढ़ने और शिकायत मिलने के बाद कौशाम्बी के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आरोपी हेडमास्टर नंदलाल सिंह को सस्पेंड कर दिया। उधर यूपी एटीएस ने पाकिस्तान की मदद से भारत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर को मुंबई के पास महाराष्ट्र के ठाणे से बदलापुर से पकड़ा गया। आरोपी डॉक्टर का नाम उस्मान माज शेख बताया गया। पुलिस के मुताबिक उस्मान माज शेख लंबे वक्त से पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहा था और लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने में लगा हुआ था। उसके पास से यूपी एटीएस ने कई ऐसी चीजें बरामद करने का दावा भी किया जिनसे उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते नजर आए। आरोप लगाया गया कि वो व्हाट्सएप ग्रुप और सिग्नल ऐप के जरिए युवाओं को जोड़कर उन्हें भड़काने का काम किया करता था। यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक उस्मान माज शेख का नाम अमरोहा से गिरफ्तार किए गए अमजद अली नाम के आरोपी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया। सूत्रों ने दावा किया अमजद अली भी उसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था जिसे चलाने का जिम्मा उस्मान माज शेख को मिला था। और इसी वजह से यूपी एटीएस अमजद अली के बताए पते के आधार पर महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर पहुंची। वहां से उसने उस्मान माज शेख नाम के डॉक्टर को हिरासत में ले लिया। उस्मान माज शेख को कल सुबह बदलापुर ईस्ट में जो आप देख रहे हैं कि सफदरजंग हॉस्पिटल है, वहां से इसे गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक उस्मान शेख भारत में ग़ज़वाए हिंद और शरिया कानून जैसी चीजें लागू करवाने की बातें कहकर युवाओं को भड़काने की कोशिश में लगा हुआ था। सूत्रों ने दावा किया कि उस्मान शेख के पास से 3 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया गया। दावा किया गया कि उनकी जांच करते वक्त पुलिस के हाथ कई गोपनीय जानकारियां लगी। आरोप तो यह भी लगे कि वो जो व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था उसमें करीब 300 लोग जुड़े हुए थे और उस ग्रुप के तीनों एडमिन पाकिस्तान के बताए गए। जांच में पता चला है कि उस्मान शेख हैदराबाद, आगरा और गुजरात में भी काफी जगह जा चुका है, वहां पे देखी कर चुका है, वहां के लोगों से मिल चुका है। और माना जा रहा है इसी वजह से यूपी एटीएस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए उन राज्यों की पुलिस को भी इस ऑपरेशन में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी। इधर उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक चलती एम्बुलेंस से शव के गिरने का चौंका देने वाला मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि हाईवे पर जैम लगाने के लिए मृतक के परिवार वालों ने शव को जानबूझकर गिरा दिया। बाद में लोगों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें खदेड़ कर हंगामे को शांत करा दिया। यह पूरा बवाल एक व्यक्ति की मौत के बाद हुआ। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन और मामूली कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने उस व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी थी और बाद में लखनऊ में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद एम्बुलेंस से उनके शव को गोंडा ले जाया जा रहा था। लेकिन लखनऊ गोंडा हाईवे पर अचानक एम्बुलेंस से शव नीचे जमीन पर गिर गया। शव के नीचे गिरते ही मृतक के परिवार वाले वहां इकट्ठा हो गए। कई पुलिस वाले भी वहां खड़े थे, वो भी शव के नजदीक गए, लेकिन उन लोगों ने उन्हें दूर हटने का इशारा किया। इसके बाद परिवार की महिलाएं शव के नजदीक बैठकर रोने लग गईं। इस बीच कुछ और लोग वहां पहुंचे और उन्होंने हाईवे को जैम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हटाना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, लेकिन पुलिस ने हंगामे को बढ़ने नहीं दिया। बाद में पुलिस ने दावा किया कि हाईवे को जैम करने के मकसद से ही शव को जानबूझकर गिराया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करने की मंशा से एम्बुलेंस में उपस्थित मृतक के परिजनों द्वारा चलती एम्बुलेंस से उसके शव को उतारने की कोशिश की गई।
मामले को शांत कराने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और मृतक के गांव जाकर अपनी निगरानी में अंतिम संस्कार करवाया। इसके साथ ही मारपीट करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उधर जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर पैरोल मिल गई। हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर बाहर आ गए। उन्हें 40 दिन की पैरोल मिली। पैरोल मिलने के बाद राम रहीम जेल से सिरसा डेरे के लिए रवाना हो गए। राम रहीम 14वीं बार जेल से बाहर आए। इससे पहले वो 9 अप्रैल को 21 दिन की फरलो पर बाहर आए थे। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया। इस गिरोह से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वो बैंक कर्मचारी बनकर लोगों को ठगते थे। बताया गया कि गिरफ्तार आरोपियों में एक पूर्व बैंक कर्मचारी भी शामिल रहा। बड़ी खबर आई उत्तर प्रदेश में बाढ़ से मचे हाहाकार से जुड़ी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से भयंकर तबाही मच गई। प्रयागराज, गाजीपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, औरैया और जालौन समेत 21 जिलों में हालात बिगड़ गए। बाढ़ की वजह से सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया तो हजारों लोग बेघर हो गए। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। भारी बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही प्रयागराज में मची। वहां गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। इसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई और इसका असर हजारों लोगों पर हुआ। उन्हें अपने इलाकों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रशासन के मुताबिक प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर करीब 1.5 मीटर ऊपर पहुंच गया और इसकी वजह से नदी के किनारे बसे इलाकों में हाहाकार मच गया। चारों तरफ कई फीट तक बाढ़ का पानी भर गया। सड़कों के अलावा कई मकानों में भी पानी घुस जाने से उनमें रखी चीजें बर्बाद हो गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ जगहों पर लोगों को नावों की मदद लेनी पड़ गई। कई लोग तो अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए, लेकिन सैकड़ों लोग उन इलाकों में ही फंस गए। बाढ़ में फंसे उन लोगों तक नावों की मदद से राहत सामग्री पहुंचाई गई। आसपास के कुछ लोगों ने उन तक दूध, ब्रेड और पानी की बोतलें पहुंचाई ताकि उन्हें पानी में चलकर बाहर न निकलना पड़े। संगम क्षेत्र में बने कई मंदिर और मठ भी बाढ़ में डूब गए। गंगा के अलावा यमुना नदी के किनारे बसे इलाकों का भी यही हाल रहा। गंगा और यमुना दोनों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है प्रयागराज में। उसके बाद तस्वीरें देखिए, छोटा बगाड़ा इलाका पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद आई बाढ़ की वजह से 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया। इन हालात में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा पुलिस के जवानों ने भी मोर्चा संभाला और बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया। राज्य सरकार के मुताबिक गंगा नदी प्रयागराज के अलावा गाजीपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, बलिया और फर्रुखाबाद में भी खतरे के निशान को पार कर गई, जबकि यमुना नदी प्रयागराज, औरैया, जालौन, हमीरपुर और बांदा में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। और प्रयागराज की तरह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। कई गांव बाढ़ में डूब गए। गाजीपुर में लगातार कई घंटों तक भारी बारिश हुई। इसकी वजह से नदी में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि आसपास के ज्यादातर इलाके उसकी चपेट में आ गए और उन इलाकों में बाढ़ आ गई। गंगा नदी के किनारे बसे इलाकों में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। सड़कें तो जैसे गायब ही हो गईं। सैकड़ों मकान भी बाढ़ में डूब गए। किसानों पर भी बारिश आफत बनकर बरसी। गाजीपुर के ज्यादातर इलाकों में आई बाढ़ ने किसानों की फसल चौपट कर दी। बाढ़ में फंसे कई लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाते नजर आए। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को नावों की मदद से निकाला गया और उन्हें राहत शिविरों तक पहुंचाया गया। गाजीपुर में गंगा का रौद्र रूप दिखाई पड़ रहा है। गंगा में आई बाढ़ के चलते धीरे धीरे हालात बिगड़ रहे हैं। हालात का जायजा लेने के लिए जिले के डीएम समेत कई बड़े अधिकारी मैदान में उतरे। वो नावों पर बैठकर अलग अलग इलाकों में गए और वहां लोगों तक मदद पहुंचाई। प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। पर्याप्त व्यवस्थाएं करी गई हैं। बाकी कंट्रोल रूम भी एक्टिवेटेड है। जो भी समस्या आ रही है उसको हम लोग त्वरित रूप से निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। गाजीपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया और उसके बाद करीब 60 गांवों पर उसका असर देखा गया। और गाजीपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बलिया में भी गंगा नदी का कहर बरपा। वहां नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद हजारों लोग बाढ़ में फंस गए। भारी बारिश के बाद वहां नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश से राहत न मिलने का अनुमान जताया। यानी लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि गाजीपुर के ज्यादातर इलाकों में लोग पहले से ही बारिश से परेशान दिखे। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद नदी का पानी आसपास के इलाकों में फैल गया और वहां बाढ़ आ गई। इसमें हजारों लोग फंस गए। वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए। बहुत जरूरी होने पर ही कुछ लोग बाहर निकले, लेकिन उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चारों तरफ कमर तक भरे पानी में पैदल चलने से उनकी हालत खराब हो गई। हालांकि कुछ लोग नाव की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, लेकिन सबको नाव नहीं मिल पाई। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी अपने घरों में कैद हो गए। नाव नहीं मिल रहा है, राशन कुछ नहीं मिल रहा है। पढ़ने जाती हो? कहाँ से जाएंगे इस बार? इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना का अनुमान जताया। अनुमान यह भी जताया गया कि इसकी वजह से नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है। उधर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने नए गठबंधन की घोषणा कर दी। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक नए गठबंधन का ऐलान कर दिया। तेज प्रताप यादव और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के नेता रहे प्रदीप निषाद मिलकर चुनाव लड़ेंगे। प्रदीप निषाद ने कुछ दिन पहले ही मुकेश सहनी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बना ली थी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रियंका गांधी ने न्यायपालिका पर हमला बोला। प्रियंका गांधी के मुताबिक कौन सच्चा भारतीय है कौन नहीं, ये कोर्ट के जज तय नहीं कर सकते। न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने कार से जा रहे विजय मिश्रा नाम के व्यक्ति पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस घटना में गोली लगने से विजय घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक जमीन के झगड़े को लेकर बदमाशों ने उन पर गोलियां चलाईं। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में भारी बारिश के बाद कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए। वहां लगातार हो रही बारिश के बाद नाले उफान पर आ गए। सड़कों पर पानी भरने से उन पर चलने वालों की हालत खराब हो गई, क्योंकि बारिश का पानी उनके घुटनों तक भरा नजर आया। सड़कों पर कई फीट पानी भर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। वो उस गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हो गए। लोगों का काम पर जाना भी दूभर हो गया। सबसे बुरा हाल हरदोई जिले के पिहानी इलाके का रहा। वहां आसमान से इतना पानी बरसा कि पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया। सड़कों का नामो निशान ही मिट गया। इस बीच कुछ लोग प्लास्टिक की एक नाव से रास्ता पार करते नजर आए। दिख रहा है सामने की नगर पालिका क्या काम कर रही है। सारे कर्मचारी इधर उधर भाग रहे हैं। उधर बाजार रोड पे आओ, वहाँ इतना पानी भरा पड़ा है। हरदोई के अलग अलग इलाकों की ऐसी ही हालत देखने को मिली। वहां सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से एक बस सड़क किनारे गड्ढे में फंसी नजर आई। हालात ऐसे हो गए कि बाजार से लेकर अस्पताल तक पानी ही पानी नजर आया। अस्पताल जलमग्न होने की वजह से वहां आने वाले मरीजों की मुसीबत बढ़ गई। वहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। कई दुकानों के अंदर भी पानी घुस गया। इस वजह से उस इलाके के बाजार बंद कर दिए गए। और इसी तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से भी सामने आई। वहां गंगा नदी में आए उफान की वजह से जिले के 300 से ज्यादा गांवों में बाढ़ आ गई। वहां के कई गांवों में तो पानी ने इस कदर कब्जा जमाया कि उनका आसपास के शहरों से संपर्क पूरी तरह कट गया। आशंका जताई गई डूब चुके गांवों में हजारों लोग फंसे हो सकते हैं, लेकिन उनमें कई गांवों तक पहुंचना ही मुश्किल हो गया, क्योंकि गंगा नदी में आए उफान ने अकेले मिर्जापुर जिले के ही 337 गांवों में बाढ़ ला दी। वहां चारों तरफ सिवाय बाढ़ के पानी के और कुछ नजर ही नहीं आया। गांव के गांव डूब गए और हजारों लोग वहां अटक गए। यह रोड लगभग 1 दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ती है। यहां आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। मां गंगा की ऐसी विभीषिका, ऐसा रौद्र रूप आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। मिर्जापुर जिले के 300 से ज्यादा गांवों में बारिश आफत बनकर बरसी। मूसलाधार बारिश के बाद गंगा के उफान ने उनकी मुसीबत को दुगना कर दिया। वहां लोगों के मकान आधे से ज्यादा डूब गए। कच्चे मकानों पर तो मानो कहर ही टूट पड़ा। उनमें कई मकानों की दीवारें ढह गईं। वहां से गुजरती गाड़ियों को देखकर यह भरोसा कर पाना मुश्किल हो गया कि वहां कोई सड़क भी होगी कभी, क्योंकि बाढ़ के बाद कई गांव तो टापू में बदल गए। वहां तक पहुंचने के लिए लोग नाव की मदद लेते नजर आए। प्रशासन यहाँ पे मदद किया जाए, जो भी बाढ़ में पीड़ित है, जो भी फंसे हैं, उनको सुरक्षित किया जाए। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने एसडीआरएफ की कई टीमों को बचाव अभियान में लगा दिया। बताया गया कि बचाव दल ने कई लोगों को वहां से निकालने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन हजारों लोग वहां फिर भी फंसे दिखाई दिए। और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से बेहाल कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया।
उन्होंने बाद में अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत अभियान में तेजी लाएं और साथ ही सभी जरूरी कदम उठाएं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक दो नहीं बल्कि 21 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। इन जिलों में मची तबाही का जायजा लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने आगरा और औरैया समेत कई जिलों का हाल जाना। उत्तर प्रदेश के ये वो जिले हैं जहां बड़ी संख्या में लोग बाढ़ से परेशान हैं। वहां के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे नजर आए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने खासकर उन इलाकों का दौरा किया जो यमुना नदी के किनारे बसे हैं। भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से आगरा, औरैया, इटावा, जालौन, प्रयागराज और बांदा में स्थिति बेहद खराब हो गई। बाद में मुख्यमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित सभी जिलों में राहत और बचाव के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। सरकार की तरफ से उन्होंने भरोसा दिया कि बाढ़ में फंसे हर व्यक्ति तक मदद पहुंचाई जाएगी। उधर यूपी के बलिया में एक ट्रेन से 53 लाख रुपयों के साथ एक यात्री को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस ने एक ट्रेन से 53 लाख से ज्यादा कैश बरामद करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में एक व्यक्ति कई लाख रुपए कैश लेकर सफर कर रहा। इसके बाद उस कोच की तलाशी ली गई और एक बैग में 53,96,000 रुपए कैश मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ धमकियों से निवेशकों के सेंटिमेंट को झटका लगा और इसका असर शेयर बाजार पर दिखा। सेंसेक्स 308 अंक गिर गया तो निफ्टी लुढ़ककर 24,649 पर आ गया। इस गिरावट से निवेशकों की संपत्ति करीब 82,000 करोड़ रुपए डूब गई। ऑटो को छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट ऑयल एंड गैस, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में रही। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया कि चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में होंगे। अंडर 15 वर्ग के ये मुकाबले 7 अगस्त से 13 अगस्त के बीच ग्रेटर नोएडा की गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में कराए जाएंगे। भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के बीच हुई 5 टेस्ट मैच की सीरीज के बाद भारतीय टीम ने ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को इंपैक्ट प्लेयर का खिताब दिया। उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में सम्मानित किया गया। इधर उत्तराखंड के रामनगर में एक उफनते नाले को पार करने की कोशिश में कुछ लोगों ने अपनी जान खतरे में डाल दी। रामनगर में पिछले कुछ दिनों से बेहिसाब बारिश हुई। इसकी वजह से वहां नदी और कई बरसाती नाले उफान पर आ गए। लेकिन इसकी परवाह किए बिना कुछ लोग एक उफनते नाले को पार करने उतर गए। उस नाले में एक आदमी की बाइक फंस गई। इसके बाद कुछ लोग उसे धक्का मारते नजर आए। वो उसे धक्का देकर उस नदी के दूसरी तरफ लेकर गए। इसके बाद वो बाइक वाला वहां से चला गया। इसी तरह दूसरी तरफ से भी कुछ बाइक गुजरती दिखाई दी। उस नाले में पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि अगर उनमें किसी का भी पैर फिसलता तो वो बह जाता। कुछ सेकंड बाद एक और बाइक वहां आ गई। वो भी उस नाले के तेज बहाव में फंस गई। इसके बाद वो बाइक वाला उतरा और उसे घसीटते हुए ले जाता दिखाई दिया। ये देखकर वहां खड़े लोग उसकी मदद करने में लग गए। उन्होंने मिलकर उस बाइक वाले को वो नाला पार करवा दिया और नाले को पार करने के लिए कई गाड़ियां किनारे पर खड़ी नजर आईं। उन्होंने एक एक कर उस नाले को पार किया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आई बाढ़ में अपने घर की छत से छलांग लगाकर पानी में तैरने वाले एक दारोगा चर्चे में आ गए। वहां गंगा नदी में आए उफान के बाद ज्यादातर रिहायशी इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए और चंद्रदीप निषाद नाम के उस दारोगा का घर भी इसकी चपेट में आ गया। उनके घर का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह डूब गया। अपने घर में डुबकी लगाते हुए उन्होंने सोशल मीडिया के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया। लेकिन उन्होंने सिर्फ डुबकी ही नहीं लगाई बल्कि डुबकी लगाने के बाद अपने घर की पहली मंजिल से बाढ़ के पानी में छलांग भी लगा दी। और छलांग लगाते हुए भी उन्होंने सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो बनवाया। उसमें उनके घर के बाहर वीडियो बना रहे एक लड़के की गर्दन तक पानी भरा दिखाई दिया और वहां वो तैरते नजर आए। इससे पहले एक दूसरे वीडियो में दारोगा चंद्रदीप निषाद अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर पूजा करते दिखे। वो वर्दी पहनकर अपने घर के दरवाजे पर खड़े हो गए थे और बाढ़ के पानी में फूल चढ़ाकर दूध से अर्घ देते नजर आए थे। उस दूसरे वीडियो को भी उन्होंने जय गंगा मैया लिखकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। दारोगा चंद्रदीप निषाद का घर प्रयागराज में दारागंज के मोरी मार्ग पर मौजूद है और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद उनका घर भी बाढ़ की जद में आ गया। इसी बीच उन्होंने अपने कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र किया है कि वो राष्ट्रीय स्तर के तैराक हैं, इसलिए उन्होंने छलांग लगाई थी और चूंकि उनकी गंगा और यमुना मां में आस्था है इसलिए उन्होंने पूजा अर्चना की थी। दारोगा चंद्रदीप निषाद के मुताबिक वो राष्ट्रीय स्तर के तैराक रह चुके हैं, इसीलिए उन्होंने पानी में छलांग लगाई और उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों को ऐसा न करने की सलाह दी।